बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आसिया है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। पढ़ाई में भी मैं सबसे आगे थी और टीचर्स की आंख का तारा बनी रहती थी। मेरी एक क्लास फेलो का नाम समरीन था। वो काफ़ी शर्मीली किस्म की लड़की थी। नई नई हमारी क्लास में आई थी। नई तलबा होने की वजह से अभी तक उसकी किसी से दोस्ती ना हुई थी। खामोश और अलग थलग रहती थी। ताहम लड़कियां इससे दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। वो निहायत खूबसूरत थी। उसकी सूरत लाखों में एक थी। इसी वजह से तमाम लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थी। ख़ास तौर पर उसकी आंखें तो बहुत खूबसूरत थी। लंबी पलकें जब वो उठाती तो तारा सी चमकती आंखें लोगों को अस खुद अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देती थी। मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि टीचर ने इसे मेरे पास बिठा दिया। इस तरह मेरी इसके साथ बातचीत रहने लगी। बातों बातों में इसने मुझे बता दिया कि वो 2 बहन भाई हैं। भाई इसका छोटा था। समरीन बहुत कमगो थी, लेकिन जब से वो मेरी दोस्त बन गई तो अक्सर फ्री पीरियड में हम बातें कर लिया करती थी। तभी पता चला कि इन लोगों ने हमारे घर के करीब ही तीसरी गली में घर लिया है। पुराना घर छोड़ने की वजह से ही इसे अपना साबका स्कूल भी छोड़ना पड़ा था। खैर, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि वो हमारे मकान के साथ वाली ही गली में रहती है। इस वजह से मेरी और समरीन की दोस्ती पक्की हो गई कि छुट्टी के वक्त हम अक्सर इकट्ठे ही घर आ जाती थीं। स्कूल ज़्यादा दूर ना था, तकरीबन 15 मिनट का रास्ता था। बातों बातों में पता ही न चलता और हम घर पहुंच जाते। मैंने अम्मी को बताया कि अब मुझे अकेले स्कूल आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक नई लड़की ने स्कूल में दाखिला लिया है जिसका नाम समरीन है और इसका घर भी हमारे घर से नज़दीक है। वो बोली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। किसी दिन इस बच्ची को घर लेकर आना ताकि पता चले कि कैसी है। अम्मी वो बहुत अच्छी है, संजीदा और बाअखलाक। मैंने वजाहत की। दरअसल अम्मी चाहती थी कि मैं जिस लड़की को दोस्त बनाऊं वो भी उसके बारे में मालूमात रखती हूँ कि किस ख़ानदान से है, खूबसूरत है या नहीं। वो कहती, बेटी, हमेशा अच्छे इंसान से ही दोस्ती का रिश्ता कायम करना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने दोस्तों से ही पहचाना जाता है। क्योंकि मैं इकलौती थी, मेरा और कोई बहन भाई ना था। एक रोज़ स्कूल से समरीन को मैं घर ले आई। अम्मी से मिलवाया और कहा, मैं अक्सर आपसे कहती थी ना, मुझे बहन की हसरत है, तो अल्लाह ने मुझे बहन दे ही दी। समरीन मेरी दोस्ती नहीं बल्कि बहन है। अल्लाह मुबारक करे। अल्लाह करे ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। अम्मी ने दुआ दी। इनकी दुआ कबूल हो गई। इस दिन के बाद से मुझे कभी तन्हाई का एहसास ना हुआ। मैं अभी हर बात समरीन को बताती और वो भी मुझसे कोई बात ना छुपाती थी। 10वीं जमात तक हमारी दोस्ती ठीक चलती रही। कॉलेज में भी हमने साथ दाखिला लिया, लेकिन जैसे ही हमने कॉलेज में दाखिला लिया वो कुछ परेशान रहने लगी। अब वो मुझसे बात भी कम करती थी, जैसे अंदर ही अंदर इसे कोई दुख खा रहा हो। तभी मैंने उसे ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी। जब मैंने इससे मोहब्बत भरे लहजे में बात की तो इसको बहुत अच्छा लगा। एक दिन इसने मुझे बता ही दिया कि इसके वालिद को ब्रेन ट्यूमर है और इनके इलाज पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। ट्यूमर का इलाज महंगा है और हम इनका इलाज नहीं करवा सकते। उन्होंने ऑफिस जाना भी कब का छोड़ दिया है, क्योंकि अब ज़्यादा वो बीमार हो गए हैं। ये सुनकर मुझे काफ़ी दुख हुआ। अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, अगर तुमने इसे अपनी बहन बना लिया है तो ऐसे में इसकी मदद करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। इसके वालिद के इलाज के लिए रकम की ज़रूरत है तो इसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। मैंने कहा, अम्मी वो बहुत हसास लड़की है। मैं पहले तरीके से पूछ लूँ, क्या पता हमारी मदद को वो कबूल ना करे, कहीं इससे बुरा ना लग जाए। अगले रोज़ मैंने इससे पूछा तो इसने बताया कि अब्बू का इलाज चचा वसीम करवा रहे हैं। क्या वो तुम्हारे सगे चचा हैं? नहीं नहीं, वो हमारे मुंह भोले चचा हैं। दरअसल पहले हम इनके किराएदार थे। अब ये घर ले लिया तो वो अब्बू से मिलने आते हैं। इन्हें मेरे वालिद की बीमारी का इल्म है। इस बात के चंद रोज़ बाद ही एक दिन कोई समरीन को लेने घर से आ गया। मुझे लगा कि इसके घर फोदकी हो चुकी है, क्योंकि वो रुकी नहीं, फ़ौरन चली गई। जब किताबें उठाने आई इसकी आंखों में आंसू थे। मैं परेशान हो गई, क्योंकि वो एक लम्हे को भी ना रुकी थी और मुझ तक से बात ना की उसने। तब मुझे पता चला कि इसके अब्बू फोत हो गए हैं।
مجھے بہت دکھ ہوا۔ اسی دن میں امی کو لے کر ان کے گھر گئی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے گلے لگایا، اسے میری وجہ سے حوصلہ ملا۔ ابھی والد کی وفات کے صدمے سے وہ سنبھلی نہ تھی کہ ایک اور غم سے وہ دوچار ہو گئی۔ سمرین کی ماں کی طبیعت بھی بے حد خراب رہنے لگی۔ سمرین بیچاری صدمے سے نیم جان ہو گئی تھی۔ امی کو بھی افسوس رہنے لگا۔ مجھے کہتی تم اس کے پاس جایا کرو تاکہ اس کا دھیان بٹے، ایک ماں ہی تو اس کا واحد سہارا ہے، دعا کرو اس کی ماں کو اللہ کبھی کچھ نہ کرے۔ وہ کئی روز تک اسکول نہ آ سکی۔ میں ہر روز اس کے پاس جانے لگی، اسے تسلیاں دیتی۔ اس کی والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی، لیکن کہتی بیٹا تمہارا احسان ہے کہ تم سمرین کے پاس آ جاتی ہو، ورنہ جانے رو رو کر اس کا کیا حال ہو جاتا۔ تم اس کو تسلیاں دیتی ہو تو دکھ اس کا آدھا رہ جاتا ہے۔ جن دنوں میں روز اس کے گھر جا رہی تھی، پتہ چلا کہ اس کے منہ بولے چچا جنہوں نے سمرین کے ابو کے علاج میں مالی مدد کی تھی، تقریباً روزانہ ان کے گھر آتے تھے۔ شروع میں تو یہی سمجھی کہ اپنے دوست کی بیوہ اور یتیم بچوں کی دلجوئی کو آتے ہیں، لیکن ایک روز جب میں نے اس کو سمرین کے گھر دیکھا تو مجھے وہ شخص بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ اب جب وہ مجھے اس چچا کی کوئی بات سناتی تو مجھے بہت برا لگتا، کیونکہ یہ شخص سمرین سے بہت زیادہ ہمدردی جتلاتا تھا، فروٹ اور بہت سی دوسری چیزیں بھی لے کر آتا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہ لگتا۔ اسے کہتی یاد رکھو سمرین، کسی غیر شخص کا اس طرح زیادہ تمہارے گھر آنا جانا اور چیزیں لانا بغیر کسی مقصد کے نہیں۔ محلے میں لوگ طرح طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں اور انسان کی عزت اس کے رکھ رکھاؤ سے ہوتی ہے۔ خاص طور پر جب تمہارے ابو نہیں رہے تو ان انکل کا روز یہاں تمہارے گھر آنا جانا محلے داروں کو تم لوگوں پر انگلیاں اٹھانے پر مجبور نہ کرتے، کیونکہ یہ تمہارے منہ بولے چچا ہیں، ان کا تم سے خونی کوئی رشتہ نہیں۔ جواب میں وہ یہی کہتی آسیہ تم غلط خیال کو دل میں جگہ مت دو، انہوں نے میرے ابو مرحوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمارا خیال رکھیں گے، وہ بالکل میرے والد جیسے ہیں، وہ صرف ہماری ہمدردی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو جاتی۔ وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی اور نہ ہی زندگی کی اونچ نیچ سے وہ واقف کار تھی۔ ان دنوں ہمارے کالج میں ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ میں نے سمرین کو فون کیا کہ پرچے کی تیاری اچھی طرح کر لے۔ اس نے بتایا کہ ہم محلے کی ایک شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ شادی کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے مختصر بات کر کے فون بند کر دیا۔ صبح اس کی امی گھبرائی ہوئی ہمارے پاس آئیں۔ بتایا شام کو سمرین محلے کی ڈھولکی کی تقریب میں گئی تھی اور وہ واپس نہیں آئی۔ وہاں جا کر معلوم کیا وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ رات میں نے انگاروں پر بسر کی۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا آنٹی مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، لیکن کالج میں اکثر وہ اپنے چچا کا ذکر کرتی تھی اور ان کی بہت تعریفیں بھی کرتی تھی، بس اس کے سوا کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ کل میں نے شام کو اسے فون کیا تھا ٹیسٹ کے بارے میں بتانے کے لیے، لیکن اس نے میری پوری بات ہی نہیں سنی اور فون بند کر دیا۔ وہ مجھے کافی ڈسٹرب بھی لگ رہی تھی۔ خالہ پریشان ہو کر چلی گئیں اور میں سوچنے لگ گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کسی دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے، جہاں سے زندہ لاش بن کر وہ واپس آئے گی۔ اگر معلوم ہوتا تو میں شادی والے گھر چلی جاتی جہاں سے وہ غائب ہو گئی تھی۔ میں اسے روک لیتی تو شاید وہ کہیں نہ جاتی۔ جب ابو نے یہ بات سنی تو غصے ہوئے کہ اب تم ایسی لڑکی سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ بے شک عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، مگر انسان جان بوجھ کر تو ذلت نہیں خرید لیتا۔ سمرین کی بیوہ ماں کی حالت قابل رحم تھی۔ انہوں نے کسی جاننے والے کا در جا کر کھٹکایا اور مدد کی درخواست کی۔ ان کا ایک وکیل واقف کار تھا۔ انہوں نے خالہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وکیل صاحب نے بھاگ دوڑ کی تو پولیس نے پورے 15 دن بعد بالآخر سمرین کو کھوج نکالا اور سمرین کو لاہور کے قریب کسی گاؤں سے برآمد کر کے لے آئے۔ دراصل اس کو وہی چچا اغوا کر کے لے گیا تھا جس کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ مجھ کو اس کی باتوں میں اپنے والد مرحوم کی شفقت محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے والد کا علاج کروانے میں ہماری کافی مدد کی تھی۔ وہ ہمارے محسن ہیں۔ سمرین بری لڑکی نہ تھی، لیکن میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اتنی ہی بے وقوف ہوگی کہ کسی شخص پر اعتبار کر کے اس کے ساتھ چلی جائے گی، اپنی والدہ کو بتائے بغیر ہی۔
समरीन की गुमशुदगी के दौरान मुझे भी दूसरों की बहुत सी बातें सुनना पड़ी। लड़कियां पास से गुजरते हुए कह जाती कि वो इसी की दोस्त थी, जिस पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती। ताहम मेरा दिल नहीं मानता था कि समरीन कोई बुरी लड़की है, शायद कि इसको धोखे से कोई साथ ले गया था। अफसोस तो इस बात का था कि इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद इसने मुझे कोई बात न बताई थी कि वो क्या कदम उठाने वाली है। हालांकि उसी शाम मैंने उसे फ़ोन भी किया था। वो वापस आई तो मैं अब्बू के डर से इसके घर मिलने न गई। तब एक दिन वो खुद हमारे घर आ गई। अब्बू ऑफिस गए हुए थे। अम्मी के दिल में इसके लिए कोई जगह न थी। उन्होंने इसके सलाम का जवाब भी न दिया, लेकिन मैंने इसे अच्छे मूड में बात की ताकि अगर कोई दुख या मसला बताने आई है तो वो मुझे बता दे। इसने कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि सब लोग उसे बुरी नज़रों से देखते थे। इसके सगे मामू जो दूसरे शहर में रहते थे, इनको वाक़या का पता चला तो वो बहुत खफा हुए और समरीन की वालदा पर दबाव डाला कि अब इसको घर बिठाना ठीक नहीं, बल्कि जल्द से जल्द इसकी शादी कर दो। जब अच्छा रिश्ता ना मिले तो शादी कैसे होगी? खाला ने इनसे कहा तो वो बोले, हम खुद रिश्ता तलाश करके इसकी शादी कर देंगे। इन्होंने जल्दी में मुनासिब रिश्ता तलाश न किया और एक ऐसे शख्स से इसकी शादी करवा दी जिसकी बीवी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे छोड़कर गई थी, जिनको पालना अब समरीन की जिम्मेदारी थी। वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह नहीं निभा सकती थी। शोहर इस पर हाथ उठाने लगा। वो निहायत सख्त दिल आदमी था। मैं समरीन की शादी में सिर्फ इसकी अम्मी के इसरार पर शामिल हुई थी, लेकिन मुझे इस बेजोड़ शादी पर बहुत अफसोस था। दूल्हा उम्र में बड़ा और 2 बच्चों को ले बैठा था। मोहल्लेदार अजीब बातें कर रहे थे। मैं अक्सर इससे कहा करती थी, मैं तुम्हारी शादी में दोस्त नहीं बहन बनकर आऊँगी। लेकिन जाने क्यों जब खाला इसकी शादी का बुलावा देने आई तो मेरा दिल ना चाहता था कि मैं शादी में जाऊँ। वो रुखसत होकर अपने शोहर के घर चली गई और हमारा मिलना जुलना ख़त्म हो गया। मैं समझती थी वो अपने घर में खुश है, लेकिन एक दफ़ा उसने ख़त लिखकर अपनी अम्मी के हाथ भेजा कि मैं शोहर के घर बहुत दुखी हूँ। वो मुझे बच्चों की मुनासिब देखभाल ना कर सकने पर बहुत मारता पीटता है, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि इसके बच्चों की ठीक तरह देखभाल कर सकूँ, फिर भी इसे शिकायत रहती है। वो रोज़ ही मुझे किसी न किसी छोटी सी बात पर मारने लगता है। मार मार कर इसने मेरा जिस्म नीला कर दिया है। समझ नहीं आती मैं कहाँ जाऊँ। मैं ख़त पढ़कर रो पड़ी। क्या कर सकती थी सिवाय इसके कि इसकी वालदा से कहा, मेरी तरफ से इसको तसल्ली दे दिया करें। जब समरीन का सब्र ख़त्म हो गया तो उसने उसी वकील से राब्ता किया जो उसे मुंह बोले चचा से छुड़ा कर लाया था। इसने फिर से भाग दौड़ की और समरीन को खुला दिलवा दी। वो माँ के घर आ बैठी। अब वकील साहब रोज़ उनके घर आने लगे। इस दौरान खाला बीमार पड़ गई तो उनको अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी भी वकील साहब ने उठा ली। यूँ वो इनकी नज़रों में फरिश्ता बन गए। हालांकि इनसे भी उनका कोई रिश्ता ना था, लेकिन रिश्तेदार से बढ़कर वो हो गए थे। समरीन की अम्मी रोज़ बरोज़ कमज़ोर और लागिर होती गई। बिलाखिर इनकी हालत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में दाखिल हो गई और वहाँ से ही वो फोत हो गई। अब घर में समरीन और इसका छोटा भाई राशिद रह गया। वकील साहब रोज़ाना उसी तरह आते जैसे उसके मुंह भोले चचा आते थे। मुझे पता चला तो मैंने फ़ोन करके समरीन को समझाया। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे हैं, पहले भी तुम ख़वार हुई हो और अब फिर इसी तरह दूसरे अंकल का आना जाना तुम्हारे घर लगा हुआ है। अल्लाह के लिए होश के नाखून लो, अपने तुम मामू के घर चली जाओ। उसने कहा, हरगिज़ नहीं। मुझे मामू ने 2 बच्चों के बाप से शादी करवाकर मेरी ज़िंदगी ख़राब की। मैं उनके घर हरगिज़ ना जाऊंगी। वो दोबारा मेरी शादी किसी और बेढंगे आदमी से करवा देंगे। मैं अपने घर में ठीक हूँ। अब अपने छोटे भाई को देखना है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ सकती। वकील साहब अच्छे इंसान हैं, वो हमारी खबरगिरी को आ जाते हैं। वो उस मनहूस चचा जैसे बिल्कुल धोखेबाज नहीं हैं। मैं इन्हें अपना मामू कहती हूँ और इन्हें बुज़ुर्ग की जगह में समझती हूँ, क्योंकि वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं। मैंने दोबारा इसे याद दिलाया, ये मुंह भोले मामू चाचू कुछ भी नहीं होते, तुम इनसे दूर रहो। घर का खर्चा तुम्हारे अब्बू की पेंशन से चल जाता है। तुम्हें किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं, और कोई हमदर्दी करे तो ऐसी हमदर्दी बिला मकसद ना होगी। वो फिर भी ना समझी। अब मुझे समरीन की बहुत फ़िक्र रहने लगी थी कि वो घर में अकेली होती थी।
मैं इसके घर चक्कर ज़रूर लगाती थी, चाहे चंद मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मैं ज़रूर जाती थी। हालांकि मेरे वालिदैन को अब मेरा इसके साथ राब्ता रखना बिल्कुल भी पसंद ना था, मगर वो भी वास्ते देती थी कि थोड़ी देर के लिए सही तुम ज़रूर आ जाया करो, इस तरह मुझे सुकून मिलता है, वरना मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। तुमने तो मुझे बहन बनाया था, अब जब कि मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मुझे तन्हा नहीं छोड़ना। मेरा ज़मीर मलामत करता कि अगर मैं इस क़यामत ख़ेज़ मौके पर बिल्कुल ही इससे मुंह फेर लूँगी तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी और गलत सहारे तलाश करने लगेगी। इसका भाई अभी छोटा था, वो इतना अक्लमंद नहीं था कि ज़िंदगी के पेच व ख़म को समझ सकता। इसको ख़ुद देखभाल की ज़रूरत थी। मैंने इसे काफ़ी समझाया था कि तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हारी अम्मी ने इतना गम किया और वो जान से चली गईं। अब और कोई गलती प्लीज़ मत करना। इसने कहा, वकील साहब शादीशुदा हैं और बच्चे वाले आदमी हैं, वो हमारे मोहसिन हैं, मैं इनको कैसे घर आने से रोकूं? मैंने कहा, तो फिर मेरी भी तुमसे आखिरी बात है, या तो तुम्हारी मुझसे दोस्ती रहेगी या फिर तुम्हारे वकील अंकल का तुम्हारे घर आना जाना रहेगा। अगर इनको तुमने मना ना किया तो मैं भी तुमसे तमाम रिश्ते ख़त्म कर लूँगी। जब मोहल्ले वालों की बातें मेरे वालिद ने सुनी तो इन्होंने मुझे सख्ती से रोक दिया कि तुम समरीन के घर हरगिज़ ना जाओगी और ना तुम अब इससे मिलोगी। ज़ाहिर है मुझे अपने वालिद की बात ही माननी थी। मैंने समरीन की दोस्ती को खैर बात कह दिया। कुछ दिनों बाद इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने बात ना की तो ख़त लिखा कि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है, अल्लाह तुम्हें इज़्ज़त दे। हालांकि तुम्हें पता है कि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। मैं तुम्हें ना बता सकी कि उस दिन चचा ने मुझे धोखे से शादी वाले घर से अपनी गाड़ी में बिठाया था। हालांकि मैं इनको अपने बाप की जगह समझती थी। इन्होंने कहा, तुमने दुल्हन के लिए तोहफ़ा नहीं लिया, चलो बाजार चलकर मैं तुम्हें दुल्हन के लिए तोहफ़ा दिलवा देता हूँ। ये बात इन्होंने मुझसे फ़ोन पर कही तो मैंने इनके साथ शादी वाले घर से ही चली गई, और जब मैं इनके कब्ज़े में चली गई तो कहा, मैं कोई तुम्हारा चचा नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत हैरान हुई कि चचा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं तो आपको ऐसा नहीं समझती थी। इन्होंने गुस्से में कहा, मैं ऐसा ही हूँ, और अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी माँ और भाई की खैर नहीं। मैं मजबूर थी उस वक्त, मुझे मौत भी ना आई। मुझे इसकी बात का यकीन था क्योंकि वो वाकई बुरी लड़की ना थी, लेकिन ये इसकी भूल थी कि हर किसी पर एतबार कर लेती थी। शायद इसकी खूबसूरती इसे तबाह कर गई थी। मेरे इम्तिहान ख़त्म हुए, मैं अम्मी के साथ अपने ननिहाल चली गई। हम वापस आए तो मुझे पता चला कि समरीन ने उसी वकील अंकल से शादी कर ली और अब वो उनके साथ रहती है। अपने भाई को भी अपने साथ ले गई थी। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जिसका मैं उसे हमेशा समझाती रहती थी, लेकिन उस लड़की ने मेरी एक बात ना सुनी। खैर, अब मैं उसके लिए दुआ करती थी, या अल्लाह उसको आबाद रख, अल्लाह करे उसका तीसरा शोहर अच्छा साबित हो। न जाने उसके साथ क्या हुआ था, शायद उसके साथ ज़बरदस्ती वकील साहब ने शादी कर ली थी। मुझे ये सब मालूम ना हो सका क्योंकि समरीन से मैंने बातचीत कब की छोड़ दी थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मुझे बहुत ही अफसोसनाक खबर सुनाई थी कि समरीन का इंतकाल हो गया। किसी ने कहा इसने खुदकुशी की और किसी ने कहा कि इसे किसी ने जहर दे दिया। अल्लाह जाने इसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब इसका कमसिन भाई इस दुनिया में अकेला रह गया था। इसके मामू आकर उसे अपने साथ ले गए और मकान भी बेच दिया। समरीन तो चली गई, मगर उसकी यादें अब तक मेरे साथ हैं, जो दिल को तड़पाती रहती हैं। कभी सोचती हूँ, ए काश मैं इसको तन्हा ना छोड़ती, वो मुझे ज़रूर बताती कि वो किस मुश्किल में गिरफ़्तार है। शायद वकील साहब ने उसके साथ कोई धोखा किया था, या न जाने उसको क्या हुआ था जो उसने खुदकुशी कर ली, या फिर उसे जहर दिया गया था। मुझे नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ था। अब अल्लाह ताला से हर दम दुआ करती हूँ, ए अल्लाह उसका अगला जहान अच्छा करना। अल्लाह पाक समरीन की मग़फ़िरत करे, आमीन। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।